यानी कि कोशिश कर रहा हूं कि बहुत बार खुद को महसूस होता है कि भाई बहुत गुनाह हो गया, भी अल्लाह तो माफ नहीं करेगा तो मैं क्यों तौबा करूं। ये तो वही बात होगी कि बहुत आप कीचड़ में भीग चुके थे और नहाने के लिए मना कर दिया। तो मैं बच्चों से खास करके, जहां पर भी आपको लगे कि कौन सा रोल मॉडल और कैरेक्टर अपने सामने रखना है, तो मेरे नबी से बेहतर कोई कैरेक्टर इस दुनिया में है नहीं या रोल मॉडल है। Students, teachers, all the educational scholars, I believe education is of two types. One type of education is the education which influences the brain of the child. Another type of the education is the education which influences the heart of the child. I believe in imparting both the education simultaneously. Otherwise, it is going to be dangerous not only to your Kishanganj, but all over Bihar and all over India and all over world. एजुकेशन के दो टाइप होते हैं। एक वो टाइप ऑफ एजुकेशन होता है जो जहन को टच करे, जो उसके दिमाग को तेज करे, और दूसरा टाइप ऑफ एजुकेशन वो होता है जो बच्चे के दिल को छू जाए। अगर हमने इंसानों के दिल को ना छुआ, अगर हमने बच्चों के दिलों को ना छुआ, अगर हमने इनके दिल तक ना पहुंचे, तो ये बहुत कम वक्त में, जैसे उस बच्चे ने कहा, एडवांस साइंटिफिक नॉलेज is creating best engineers, but advanced scientific knowledge is not creating human beings. I would like to mention, मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में एक बहुत मतलब एक इमेजिनरी किस्सा पुटअप किया गया कि जब राजीव गांधी जी का कत्ल किया गया और उनकी रूह को ऊपर लेकर गया होगा, इमेजिनरी थिंग है, तो महात्मा जी और इंदिरा गांधी जी were eager to know the development of the country, were eager to know the development of India. तो महात्मा जी ने कहा, बेटा बताओ राजीव कि हिंदुस्तान की प्रगति क्या है। माँ ने भी पूछा कि बेटा बताओ जिसके लिए मैंने अपना खून बहाया उसकी प्रगति क्या है। राजीव replied, बापूजी, you were been killed by a single pistol. आपको एक सिंगल पिस्तौल से कत्ल कर दिया गया। मदर, you were assassinated by AK-47. आपको AK-47 से छली किया गया। And I am here with the help of a human bomb in front of you. मैं आपके सामने एक human bomb, मानवीय बॉम्ब के जरिए आपके सामने खड़ा हूँ। ये देश की प्रगति है। This is the development of the country. Students, teachers, educational scholars, are we really looking for such kind of development into engineering? No. Then what is that lacking? That is lacking the education which influences the heart of a child. ये lack करता है कि वो education नहीं दिया गया उन बच्चों को जो दिलों को छू जाए। AK-47 तो बना ली, बॉम्ब तो बना लिया, लेकिन उनको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये जब लगती है इंसान पर तो वो कैसा महसूस करता है। बहुत मैं जानता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के भी स्टेटमेंट्स मैंने सुने हैं। मैं शोलापुर में एक बार प्रोग्राम में उनके साथ में था, ऑर्किड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज अ गेस्ट करके मैं गया था, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। तो उनके एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीच में उन्होंने रिपीट किया वापस एक स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान 2020 में सुपर पावर बनेगा। मैं वहाँ असरारुल हक कासमी साहब भी इस चीज के लिए दो राय नहीं रखते होंगे, ऐसा यकीन रखते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान के नहीं लाया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान 2020 क्या 2030 हो या 2050 तक भी सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर का मीनिंग हमको समझना चाहिए। सुपर पावर डजंट मीन कि फलाना किसी एरिया के लोगों को तकलीफ दी जाए और मिलिट्री बुलाकर उनको हाईजैक किया जाए और कत्ले आम किया जाए और फिर हम किसी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब सुपर पावर नहीं होता। सुपर पावर का मानी जो जमहूरियत हम चला रहे हैं, जो डेमोक्रेसी हम चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में पिछड़े लोगों को क्या इज्जत दी जाती है और क्या सिक्योरिटी दी जाती है, अल्पसंख्यकों की क्या इज्जत हो जाती है, अल्पसंख्यक कौन से पोजीशन पर है, ये देखकर उस कंट्री का सुपर पावर होना और नहीं होना ये डिफाइन होता है। मैं आज इस मंच के जरिए बहुत अलग अलग मेरी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स को आपके सामने पुट अप करना चाहता हूं।
मेरे जो व्यूज है, ओपिनियंस है, वो आपके सामने पुट अप करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी बच्चों को जब भी मैं देखता हूं तो दिस इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, टीचर्स, स्पेशली टीचर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब लेक्चर लेते हो तो बच्चों को देखते वक्त उसको क्लास के नजरिए से ना देखें, उसको एक स्टूडेंट के नजरिए से ना देखें, बल्कि वो 7 का क्लास, वो 70 बच्चों का क्लास, 70 फैमिलीज के लीडर्स हैं, आने वाले 70 फैमिलीज के लीडर्स हैं। और 70 फैमिलीज के लीडर्स में अगर आपने अपने ख्यालात उनके दिमाग में पेनिट्रेट किए, उनके दिलों में पेनिट्रेट किए, तो आप ये ना भूलें कि उस एरिया के 70 घरों को आपने बसा लिया। वी आर फॉरगेटिंग। जापान में एक सर्वे किया गया कुछ सालों पहले, हर देश से कुछ 10 बच्चे लिए गए, हर देश से, हिंदुस्तान से भी लिए गए, और उस सर्वे में उन बच्चों के जहन के बारे में सर्वे किया गया, उनका एप्टीट्यूड चेक किया, उनके बच्चों के इंटेलिजेंस चेक किया, बच्चे की हर लाइन से उसकी टेस्ट कराई गई। 5 साल का जब बच्चा था तब कराई गई। अब वही सर्वे, वो सर्वे जब कराया गया तो यूं पाया गया कि हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया के पहले 3 कंट्रीज में आ गए। 5 साल के बच्चों पर सर्वे किया, 10 बच्चों पर। जापान, जो जहां पर ये सारे सर्वे में कोई 2 नंबर ही नहीं होती, ऐसे हम कहा जाए, तो उन्होंने अपना सर्वे मेंशन किया और बच्चों के बारे में कहा कि द रो ऑफ इंडिया कम्स इन द फर्स्ट 3। कब? 5 साल की उम्र में जब सर्वे किया था। अब यही सर्वे वापस उन्हीं बच्चों पर 10 साल के बाद में वापस किया गया, तो यूं पता चला कि हिंदुस्तान के बच्चे आखिरी 3 हिस्सों में आ गए। तो इसका कंक्लूजन किया मैंने, वो देखा सर्वे में, तो क्या आया बीच में, मैं बहुत सोचता था ये 10 सालों में ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ कि वो जो शुरू के टॉप 3 में थे वो आखिर के टॉप 3 कंट्रीज में आ गए। रॉ तो वही है, दिमाग वही है, सब कुछ वही है, वो बच्चा भी वही है। What came in between this 10 years is nothing but the education system of India. एसएससी की जो एजुकेशन सिस्टम है पहले से 10वीं तक की, वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट रॉ भी आखिर में आ गया। The educational ministers, जितने भी यहाँ पर हिंदुस्तान में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, इन लोगों ने ये समझ लेना चाहिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, हाँ इन्होंने महाराष्ट्र में बीच में शुरू किया था, पहला लेक्चर होगा मूल्य शिक्षण का। इनको समझ में आ गया था मूल्य शिक्षण, वैल्यू एजुकेशन। So currently it is not only important to impart value education to the school students, but it is highly important for all the colleges, फिर वो MBBS हो, फिर वो इंजीनियरिंग हो, फिर वो फार्मेसी हो, ITI हो, यहाँ पर भी पहला घंटा वैल्यू एजुकेशन का होना जरूरी है। ये हालत है। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको राजीव जी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको, हमने देखा बहुत सारे वीडियोस में, हमने पेपर में पढ़ा, हमने न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज में देखा कि एक जानवर भी कतरा है इंसान को कत्ल करने के लिए, लेकिन इंसानों ने इंसानों का ऐसा कत्ल किया। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो गया है हमारी जमीन पर। तो ये लोगों को कोई एजुकेशन नहीं था, ऐसा आपका कहना है? मैं तो कहूं ये हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, बट व्हाट वाज दैट लैकिंग? अगेन आई टेल यू, दैट वाज लैकिंग द एजुकेशन व्हिच सॉफ्टन्स द हार्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर ये उन टीचर्स की जिम्मेदारी है जहां से ऐसे लोग पढ़कर निकले, उन्होंने उनके जहन को तो टॉप बना लिया, लेकिन उनके दिलों को नरम करने में फेल हो गए। तो जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, और जितने भी बच्चे आगे भी टीचर्स बनना चाहे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द नोबलेस्ट जॉब। इंजीनियर कैन क्रिएट an engineer can create a civil engineer can construct a very beautiful Taj Mahal, and mechanical engineer can create a best of best car, aeronautical engineer can create best of best aircraft। सारी चीजें हर एक लाइन का इंसान उसमें कर सकता है, but a teacher can create a best human being। We are forgetting। हमने बस सिलेबस में जो आता है वो सिलेबस लेकर आते हैं, देखते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स हैं, उतने करना है, खत्म करना, खत्म। नो, द मेन वी आर फॉरगेटिंग कि अ टीचर कैन क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टुडे इन द वर्ल्ड। वी हैव सीन सीरिया, वी हैव सीन द सेंट्रल अफ्रीका, वी हैव सीन लिबिया। हर तरफ परेशान इंसान, सबसे ज्यादा मुसलमान। व्हाई?
बिकॉज ऑफ हिज अमाल। बिकॉज मैं आपको आगे जाकर यूं कहूं कि यहां पर आने का रीजन क्या है, या मौलाना मस्तानवी साहब का ये एजुकेशनल हब खोलने का रीजन क्या है, और यहाँ पर जो जितने भी दीगर स्कॉलर्स हैं वो भी ये चीज से दो राय नहीं रखते होंगे। मैं ऐसे समझता हूँ कि जहां तक मेरा नॉलेज है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को, आपने मुस्लिम बच्चों को या सबके आपके कोई भी बच्चों को आपने अगर हायर एजुकेशन के लिए मजबूर नहीं किया और वो अच्छे पोजीशंस पर नहीं आए, तो इनकी नस्लें गुलाम होंगी। मैं आपको कह देता हूँ, इनकी नस्लें गुलाम होगी, मेरी और आपकी नस्लें गुलाम होगी। अगर मेरी और आपकी नस्लों को गुलामी से अगर बचाना है तो प्लीज ट्राई टू मेक देम फर्स्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग इनटू इस्लामिक स्कूल्स एंड इस्लामिक कॉलेजेस। मैं बात कर रहा था अभी जहां पर मैं रुका हूं, उनके जिन्होंने मेहमान नवाजी हमारी की, उनसे मैंने उनको कहा कि मैं मुंबई में मिल्लत हाई स्कूल जोगेश्वरी में गया था, वहां पर एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो वहां पर गया था। मैंने देखा बहुत बेहतरीन स्कूल, बहुत अच्छी स्कूल, जहां पर पूरा इस्लामिक उन्होंने स्कूल को रन किया। उसके बाद एक कॉलेज में गया, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के बच्चे और कहाँ चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा फलाना फर्ग्यूसन कॉलेज में जाते हैं, फलाना इस कॉलेज में जाते हैं, उस कॉलेज में। तो मैंने उनको पूछा तो मुझे यूं पता चला कि सर, बच्चे को हमारे यहाँ पर हम लिबर्टी देते हैं, पूरे पहली से 10वीं तक दीनियात की नॉलेज उसमें चलाते हैं। दूसरा, उसका कुर्ता पैजामा पहनना कंपलसरी है, टोपी पहनना कंपलसरी है, कॉलेज या स्कूल के प्रीमाइसेस में कोई फोटो वीटो लेना अलाउड नहीं है, और ईच एंड एवरी लाइन से उन्होंने इस्लामिक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। लेकिन उन्होंने अफसोस ये कहा कि 10वीं के बाद में जब बच्चे कोई फर्ग्यूसन कॉलेज में जाते हैं, जहां पर वो बच्चा यहाँ से कुर्ता पैजामा दाढ़ी रखकर चला जाता है, तो एक ऐसे माहौल में चला जाता है जहां पर उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है कि भाई इसने तो दाढ़ी रखी है, इसने टोपी पहनी है, ये कौन सा कैंडिडेट है, और लड़कियां उसको इस तरीके से देखती है और उसका मजाक उड़ाती हैं। तो हाफिज कुरान रहने के बावजूद लड़कों ने अपनी दाढ़ियां कटा ली, टी-शर्ट्स पहनना शुरू कर दिया था, जीन्स पहनना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जोगेश्वरी के मिल्लत स्कूल ने बेस्ट स्कूल एक माहौल 10वीं तक का दे दिया, लेकिन उसके आगे माँ बाप ने यह भी सोचना चाहिए कि उस बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, इस चीज का एहतियात करके ऐसे इदारों में एडमिशंस ले जहां पर इस चीज की पूरी लिबर्टी हो। ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट अगर टॉप किया हो उसने 10वीं में मिल्लत स्कूल जैसे स्कूल में और आप जैसे स्कूल में, लेकिन आपने उसको ऐसे बेहाई जहां आम हो ऐसे कॉलेज में अगर उसको डाल दिया जहां पर वो खुद को इंफीरियर फील करेगा, तो वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, वो तो वही नदी के साथ बह जाता। तो ये दूसरी चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना हो सके ऐसे स्टूडेंट्स को उनकी बात को समझें, माँ बाप भी खास करके बच्चों से बात करें। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर का लेक्चर सुन रहा था और वहां पर उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही कि बच्चे का और माँ बाप का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि मैं एक बहुत बिजी पर्सन हूँ, वो स्कॉलर कहता है मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मेरी छोटी 4 से 5 साल की बच्ची है, मेरे करीब आती है, जब मेरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो वो चले आती है, अब्बा अब्बा। तो मैं अपना मोबाइल जो है थोड़ा सा, वो जो भी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फलाना, उनसे कहता हूँ जस्ट अ सेकेंड होल्ड ऑन, होल्ड द कॉल, और मैं अपनी बच्ची कॉल दूर रखता हूँ, बच्ची से कहता हूँ क्या है बेटा, तो वो बस ऐसे हंस देती है मेरी तरफ देख और वापस चले जाती है। फिर मैं वापस कहता हूँ जी कहिए, और मैं अपने कॉल पे कंटिन्यू होता हूँ। वापस कुछ सेकंड के बाद में वापस बच्ची मेरे पास दौड़ती है, अब्बा अब्बा। तो मैं वापस उनसे कहता हूँ कि जस्ट होल्ड ऑन सर प्लीज, और अपनी बच्ची की तरफ देखता हूँ, तो बच्ची जो है मेरी तरफ देखकर यूं एक छोटा सा जंप ले लेती है, वापस एक छोटा सा जंप ले लेती है। तो वो मोबाइल में साइड में रख के तालियां मारता हूं बच्ची के सामने, वाह एक्सीलेंट माय डियर चाइल्ड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, और फिर वो खुश होकर वहां से चली जाती है। दिस इज द रोल ऑफ द पेरेंट, ही सेज। ये माँ बाप का रोल। बच्चों को शुरू से मोटिवेट नहीं किया, उनकी छोटी छोटी चीजों को मोटिवेट पंप नहीं किया, तो एक उम्र में जब वो आ जाएंगे जहां पर मैं कहूं कि उनकी उम्र 16 से 25 साल, ये जो उम्र है, वहां पर बस